हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं IMA और हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। 20 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है और आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर, ऑस्टियोपोरोसिस। इस बार का जो थीम है वो है बिल्ड बेटर बोन्स और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं IMA से डॉक्टर राजीव आनंद सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर दीपक चाहर सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर राजीव सर, मैं आपसे आप इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को सर जनता से। मैं डॉक्टर राजीव आनंद, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गाजियाबाद में पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सर, आप बताएं। आई एम डॉक्टर दीपक चाहर, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं राजनगर एक्सटेंशन में प्रैक्टिस करता हूँ। जी डॉक्टर दीपक बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिर होता क्या है, मतलब आप श्रोताओं को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ऑस्टियोपोरोसिस दैट मीन्स कि हड्डियों के अंदर पोरिटी हो गई। जी। सरल भाषा में समझें तो हड्डियों का घनत्व, मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। जी। उसकी वजह से हड्डियां थोड़ी खोखली हो जाती हैं। खोखली होने की वजह से उनके टूटने के, कम चोट के बावजूद भी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। इस चीज को ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। जी। जब ये एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस स्टेज को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस से पहले ऑस्टियोपीनिया आता है, उस पे ही हमें बहुत अपने ऊपर विचार करना चाहिए और उसका प्रिवेंशन करना चाहिए ताकि वो ऑस्टियोपोरोसिस तक ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव सर, आप ये बताइए कि क्या क्या लक्षण होते हैं किसी को ऑस्टियोपोरोसिस, कैसे पहचाने कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है। एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक तरह की साइलेंट डिसीज है, हाइपरटेंशन की तरह। जब तक उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आते तब तक आम आदमी को पता ही नहीं लगता कि वो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है। जी। जनरली लोग जो हाई रिस्क ग्रुप है, सबसे पहले संदेह करने के लिए हमें उन्हें चुनना होगा। फिर उसके बाद यदि कोई कमर में दर्द बताता है या कोई हिस्ट्री देता है कि उसके रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया या कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ संभावना ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मरीजों को हमें जांच करके पता लगाना होगा जिससे कि आगे के कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। जी, तो दोस्तों देखते हैं हाई रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं और आपको कैसे इसका ध्यान रखना है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स और इस बार की हेल्थ का टॉक का शीर्षक है ऑस्टियोपोरोसिस। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव आनंद सर और डॉक्टर दीपक चाहर सर। सर आप ये बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसमें हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से होते हैं, किन किन लोगों को इसके चांसेस ज्यादा होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। तो फीमेल्स के अंदर इसका रिस्क काफी ज्यादा है जी। स्पेशली जब 50 इयर्स के ऊपर वाली जो भी फीमेल्स हैं, पोस्ट मीनोपॉजल हैं जी। साथ में कुछ और बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, एपिलेप्सी या मिर्गी, उसके साथ में जो चलने वाली दवाइयां हैं उनकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। जी सर, कोई दवाइयां आपने बताया, तो कौन कौन सी दवाइयों से जो है ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ सकता है। जैसे मिर्गी या दौरे की जो दवाइयां चलती हैं उनकी वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, गठिया बाय में जो दवाई चलती हैं उनकी वजह से जी। काफी हाई चांसेस होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस नॉर्मल से जल्दी सेट इन होए। कैसे सर, आप ये बताएं कि कौन कौन सी, राजीव सर, कि कौन कौन सी बोन्स मोस्टली अफेक्टेड होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं ना कमर में, कमर के दर्द की तरह मरीज प्रेजेंट करेगा, पर जब आप उसके एक्सरे लेंगे तब देखेंगे कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गए या माइक्रो फ्रैक्चर्स हुए जिससे उसका दर्द हो गया, तो कमर दर्द की तरह आमतौर पे आते हैं। और बहुत से मरीज जैसे रिस्ट फ्रैक्चर, कोलेज फ्रैक्चर बहुत कॉमन फ्रैक्चर है ऑस्टियोपोरोसिस। और फिर तीसरे जो ज्यादा उम्र में नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाता है, वो अपने वजन से ही उनकी हड्डी टूट जाती है, चोट लगनी अनिवार्य नहीं होती जी। सर, स्मोकिंग या अल्कोहल का भी क्या इसमें कोई योगदान होता है। बहुत बड़ा। स्मोकिंग को हम ज्यादा गंभीर रूप से लेते हैं। जो लोग चेन स्मोकर होते हैं उनको बहुत संभावना है उनको आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। अल्कोहल कंजम्पशन एक लिमिट से ज्यादा है, रेगुलर है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर में ऑस्टियोपोरोसिस की माना जाए जी। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। खूब सारी जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस पे आपको देंगे। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। खूब सारी जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस पे आपको देंगे।
डॉक्टर दीपक ये बताएं कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं या कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जी जी। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एक बहुत वो है, और हाइपोथायरॉयड जो आमतौर पे मिलता है, यदि वो लेबाइल है तो उस ग्रुप ऑफ पेशेंट में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इतना कॉमन नहीं है, पर उसमें बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है। जी। कुछ कैंसर्स में सर मिल सकता है कि कैंसर्स में बोन इफेक्ट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कैंसर ब्रेस्ट है, प्रोस्टेट है, इसमें जो है। जी जी। तो ऐसे मरीज ज्यादा ध्यान रखें और इसके बारे में समय रहते ही अपना इलाज इसके बारे में भी करें। जी। डॉक्टर दीपक, हमें ये बताएं कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस आपने बताया इतनी अच्छी तरीके से, क्या ये अगर एक इंसान को या मनुष्य को हो जाता है तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? हम पीछे जा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं इसको? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस को पूरी तरीके से रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं, बट उसकी जो तेजी से जो खराब हो रहा है उसको हम काफी हद तक रोक सकते हैं। और कुछ केसेस में हम डेफिनेटली उसको एक ही जगह पे स्टॉल कर सकते हैं। जी जी। सर ये बताएं कि ये क्या हेरिडिटरी भी होता है राजीव सर? ऐसा हेरिडिटरी नहीं कहेंगे, पर फैमिली में प्रेडिलेक्शन होता है। यदि किसी के परिवार में इस तरह के ऑस्टियोपोरोसिस के फ्रैक्चर के मरीज हैं तो बहुत संभावना है आगे आने वाली पीढ़ियों में भी, यदि उचित इलाज ना किया हो तो इस तरह के फ्रैक्चर आ सकते हैं, जिन्हें फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से छोटी सी चोट से हड्डी टूट जाना। जी। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। खूब सारी जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस पे आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज बात कर रहे हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस पे, और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव आनंद सर और डॉक्टर दीपक चाहर सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, डॉक्टर दीपक आपसे, तो उसको किस तरह आप क्या क्या चीज़ें कराते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए? ओके, तो कुछ तो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जो हमें हिंट देते हैं कि पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी। रूटीन पेशेंट्स में जैसे कि अलग अलग बोन्स में पेन होना। 50 इयर्स के बाद वाला पेशेंट अगर ऐसी चीजों में प्रेजेंट करता है बिना किसी ऑब्वियस बीमारी के, तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सोचना चाहिए। जी। और अगर हमें ऐसा डाउट लग रहा है या और भी कोई फैक्टर्स या अदर डिजीजेस एसोसिएटेड हैं, तो हमें कुछ टेस्ट कराने चाहिए। इसमें जो मेन टेस्ट है उसको बोलते हैं डेक्सा। जी। डेक्सा इज डुअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्शियोमेट्री। जी। इसके अंदर बेसिकली हम अपनी हड्डियों की डेंसिटी को मापते हैं। जी। और डेंसिटी के मापदंड के हिसाब से हम उसकी कमजोरी को अलग अलग पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। इसको नॉर्मल भाषा में बताना चाहें तो 0 to -1 को हम नॉर्मल मानते हैं। जी। -1 to -2.5 को हम लोग कमजोरी मानते हैं, और इस चीज को ऑस्टियोपीनिया कहा गया है। ये एट रिस्क वाले पेशेंट हैं। एट रिस्क वाले पेशेंट हैं। -2.5 से भी जो नीचे हैं तो समझना पड़ेगा, जैसे -3 या -4 या -5, ये सारे पेशेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस के एस्टेब्लिश्ड पेशेंट हैं। जी। इसमें जितना नीचे जाते जाएंगे उतनी उसकी सिवेरिटी बढ़ती जाएगी। जी। इस स्कोर को टी स्कोर बोलते हैं। जी। ये इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। टी स्कोर का मतलब है कि वो स्कोर एक रूटीन 25 to 30 इयर्स की फीमेल के रिलेशन में आपकी बॉडी की डेंसिटी कैसी है। जी। आप बीएमडी के रिपोर्ट को मरीज बहुत बार पढ़ते हैं तो उसमें एक जेड स्कोर भी लिखा रहता है। जेड स्कोर के मायने होते हैं कि आपकी बॉडी की डेंसिटी आप ही के एज, आप ही के सेक्स, आप ही के जैसी एथनिसिटी वाले किसी पर्सन के रिलेशन में कैसी है। जी। तो दोनों चीजों में मायने अलग हैं। रूटीनली हम लोग टी स्कोर के बेसिस पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। खूब सारी जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस पे आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज बात कर रहे हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस पे, और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव आनंद सर और डॉक्टर दीपक चाहर सर। डॉक्टर राजीव सर, आप ये बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस, इसका आखिर ट्रीटमेंट किस किस तरीके से हम कर सकते हैं? क्या इसका ट्रीटमेंट विदाउट मेडिकेशंस भी हम कर सकते हैं, और क्या क्या ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है सर? जो बेस्ट ट्रीटमेंट देखा जाए ऑस्टियोपोरोसिस का, तो जैसे डिस्कस हुआ, प्रिवेंशन है। जब एक बार ऑस्टियोपोरोसिस आपने डायग्नोस कर लिया तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है उसके रिस्क फैक्टर को हटाना। जैसे मान लो वो स्मोकर है तो हम उसे कहेंगे स्मोकिंग छोड़ दो, अल्कोहल कंजम्पशन कम कर दो। इसी दूसरा होगा लाइफस्टाइल चेंजेस,
उसकी सीडेंट्री लाइफ है तो उसको सीडेंट्री लाइफ को छोड़ के रेगुलर एक्सरसाइज भी लोड बियरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, जैसा उसका एज ग्रुप है, जैसी उसकी कैपेसिटी है, वो फिर उसको एडवाइस की जाएंगी। स्टेयर क्लाइंबिंग, रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज अपर लिम्ब के लिए, लोअर लिम्ब के लिए, वो सब प्लान करनी पड़ेंगी उसकी एज और कैपेसिटी के हिसाब से। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट आजकल बहुत अच्छा है, जिससे कम से कम डिसीज के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है, सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट किया जा सकते हैं। वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिसाइड होता है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। खूब सारी जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस पे आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज बात कर रहे हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस पे और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव आनंद सर और डॉक्टर दीपक चाहर सर। क्या क्या इलाज में सर अपन यूज करते हैं? बेसिकली तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जी। उसके बाद फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो एंटी ऑस्टियोक्लास्टिक होती हैं जी। ऑस्टियोक्लास्ट को रोकती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं सर? हड्डी में दो तरह की सेल होती हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट, एक ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो हड्डी को खाती हैं, कमजोर करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी बनाती हैं जी। तो या तो ऑस्टियोक्लास्ट को रोको या ऑस्टियोब्लास्टिक सेल को बढ़ाओ। तो ज्यादातर जो मेन सी टैंकर ऑफ ट्रीटमेंट अभी तक है वो एंटी ऑस्टियोक्लास्टिक ट्रीटमेंट पे, जिसमें आपने सुना होगा फास्फोनेट, बिसफास्फोनेट, अलग अलग जनरेशन के बिसफास्फोनेट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, चाहे पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हो जी। उसके बाद फिर आजकल जो हम लोग इंजेक्शन यूज करते हैं वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। लो डोज पैराथायराइड हार्मोन टेरापेराटाइड, वो रोज लगाना होता है सबक्यूटेनियस, मिनिमम 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक जी। फिर आजकल कुछ इंजेक्शन हैं जो 6 महीने में एक बार लगते हैं, डेनिसोमैप है। उसके बाद ऐसे हैं जो साल भर में एक लगते हैं, जोलेंड्रोनिक एसिड है जी। तो ये सारे मेन जो हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट रहता है जी। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर दीपक इसमें ट्रीटमेंट पार्ट में? दवाइयाँ तो ऑलमोस्ट ऐसा ही हैं, बट हाँ हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि पेशेंट की कोमॉर्बिड कंडीशंस के हिसाब से इन दवाइयों को यूज किया जाए जी। यानी कि उसके अगर उसके साथ उसको कोई और बीमारी है तो उसके हिसाब से उसको यूज किया जाए जी जी जी। तो दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आएंगे खूब सारी जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस पर लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स और इस बार का शीर्षक है ऑस्टियोपोरोसिस। सर आपने इतनी सारी जानकारी दी डॉक्टर राजीव सर और डॉक्टर दीपक, तो आप एक मैसेज दीजिए कि कैसे हम बोन्स का ख्याल रख सकते हैं इस वर्ष। डॉक्टर राजीव आपसे शुरू करते हैं। जैसा कि जानकारी के बीच में डिस्कस हुआ, बेस्ट ट्रीटमेंट इसका प्रिवेंशन है जी। हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटसाइड फूड कम इस्तेमाल करना चाहिए, नेचुरल फूड्स, फ्रूट्स एंड मिल्क डेरिवेटिव अपने खाने का रेगुलर पार्ट बनाना चाहिए जी। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। खूब सारी जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस पे आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स और इस बार का शीर्षक है ऑस्टियोपोरोसिस। सर आपने इतनी सारी जानकारी दी डॉक्टर राजीव सर और डॉक्टर दीपक, तो आप एक मैसेज दीजिए कि कैसे हम बोन्स का ख्याल रख सकते हैं इस वर्ष। आप डॉक्टर दीपक क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो डॉक्टर राजीव ने सब कुछ संक्षेप में बता ही दिया है, बट मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। बिकॉज ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारियों के साथ ऑस्टियोपोरोसिस चाहे अनचाहे हो ही जाता है जी। तो हम उसमें कुछ दवाइयों से उसमें रिलीफ तो दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत कॉमनली रह जाती है कि हम इसमें इंजरी प्रिवेंशन कैसे करें। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए इंजरी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ओल्ड एज पेशेंट के लिए वॉकर या छड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ भी उनको रिस्क प्रोन है, मतलब पूरा बैलेंस बना के रखें, वो गिरे ना। बिल्कुल। दूसरा एक चीज जो इंडिया में बहुत नेग्लेक्टेड है कि जहाँ भी घर में 70+ के पेशेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो पेशेंट भी नहीं है किसी और चीज के, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस तो है ही, तो उनके बाथरूम्स में मेटल बार्स होने चाहिए जिनको पकड़ के वो खड़े हो सकें। बिकॉज 70% से ज्यादा इंजरीज हम लोग बाथरूम इंजरीज देखते हैं, जिसमें कलाई और कूल्हे के फ्रैक्चर बहुत कॉमनली हो जाते हैं जी। तो ऐसी चीजों से भी हम इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं जी। राजीव सर, दीपक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों याद रखिएगा इस बार का जो थीम है वो है बिल्ड बेटर बोन्स। तो अपनी हड्डियों का ख्याल रखिए। धन्यवाद हिंट रेडियो और धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट।